में लक्ष्मीकांत की 90वीं वीडियो है, 90th वीडियो है। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। कुल मिला के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम की जो बॉडी है, इसके अंदर कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनकी रैंक किस हिसाब से डिसाइड होती है, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या एग्जैक्ट फ़र्क होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में, कैबिनेट का रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और कैबिनेट की अंडरस्टैंडिंग को समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक किताब खरीद लीजिए। तो अपनी पढ़ाई के लिए वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर बांटा जाए तो आप 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स में बांटते हो। एक निकल के आता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा डेप्यूटी मिनिस्टर। जब बात की जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो जो आपके रेफरेंसेस वाला सेक्शन है आपके लक्ष्मीकांत में, उसमें यह बताया गया है कि शुरुआत में जब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को किया जाता था तो इस तरीके के मिनिस्टर्स को मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता था। बाद में इनको बोल दिया गया मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, बाद में इनको फिर से मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर दिया गया। तो अभी के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक तो हो गई कैबिनेट मिनिस्टर की कैटेगरी, दूसरी हो गई मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कैटेगरी, तीसरी हो गई डेप्यूटी मिनिस्टर की कैटेगरी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की जो कैटेगरी है, इसका एक समय पर नाम पड़ा था मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। कब? 1952 में। लेकिन 1957 में इस नाम को बदल के फिर से मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कर दिया गया। हालांकि इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, याद रखिएगा 3 तरीके के मिनिस्टर, एक हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे हो गए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और तीसरे हो गए डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनमें फर्क क्या है? फर्क है इनकी वैल्यू का। कहते हैं ना कि क्रूड शब्दों में बोला जाए तो फर्क है इनकी औकात का, इनकी रैंक का, इनके इमोल्यूमेंट्स का, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी, कितनी सैलरी मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जितने ज़्यादा आप एक पॉलिटिकल पार्टी में ऊंची पहुंच रखते हो, उतना ज़्यादा अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइज लीडरशिप में पावर में आती है तो आपको सबसे ऊपर की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज मिलेंगी। बहुत की पोस्ट होती हैं और इन सब के सर पे खड़ा है कौन? हमारे प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री साहब इज द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, इज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द कंट्री। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हम एक करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। जैसे होम पोर्टफोलियो अभी अमित शाह जी के पास है, डिफेंस पोर्टफोलियो आपको पता है कि राजनाथ सिंह जी के पास है, फाइनेंस पोर्टफोलियो निर्मला सीतारमण, एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब। अभी के लिए ये मिनिस्टर्स हैं। जब मैं आज 2 अक्टूबर 2020 के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आप 1 या 2 साल बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई मिनिस्टर दूसरा हो। ओके, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को लीड करते हैं, ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं। ये इसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाता है, यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं जब भी पहले आपको चीज़ें बताता था तो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और कैबिनेट को इंटरचेंजेबली यूज़ करता था। कैबिनेट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के, उनसे बनता है, और कैबिनेट जो डिसीजन लेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। अभी और मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि कैबिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिसीज को डिसाइड करने में, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना है। तो ये तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। उसका एक बार देख लेते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है। किसका? मिनिस्ट्रीज का। किसका? मिनिस्ट्रीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करो, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और उसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। अभी एक सेंट्रल मिनिस्टर हो सकता है कि उसके सामने बहुत सारे काम आ जाए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये अपने आप में इनके जो काम है वो मेहमत है। तो हो सकता है कि किसी एक मिनिस्टर के लिए, जो कि कैबिनेट का मेंबर है, सारे डिसीजंस को ले पाना मुश्किल हो, तो उस केस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जा सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो कल की डेट में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का चार्ज किसी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस में दे दे। तो आप देखो कि भैया
जो मिनिस्टर ऑफ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फाइनेंस में, तो अनुराग ठाकुर है। तो इंडिपेंडेंट चार्ज, आप इंडिपेंडेंट चार्ज कह लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को आप समझिए, अगर किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया, यानी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, सॉरी, कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री का अगर उसको चार्ज दे दिया गया, देखिए सारी मिनिस्ट्रीज तो बड़ी नहीं है, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज भी होती है। मतलब छोटी मिनिस्ट्री से आप ये मत समझिएगा कि उस मिनिस्ट्री की कीमत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अगर बात की जाए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की, तो सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रेलवेज, कॉमर्स, टेक्सटाइल्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और बहुत सी हैं, एजुकेशन, इन्वायरमेंट। अगर आप देखो वो मिनिस्ट्रीज जिसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज देने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ ये है कि ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है, समझ गए। तो एक मिनिस्ट्री का इसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है, बट ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का चार्ज किसको दे दिया गया, संतोष कुमार गंगवार, लेकिन ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है। तो क्या बोला गया इनको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक मिनिस्ट्री को संभाल रखा है, तो इनको बोला गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, लेकिन ये कैबिनेट के मेंबर नहीं है। बस यही फर्क है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में। वहीं पे अगर आप सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करो, तो भाई मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अभी के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे। अभी अश्विनी कुमार चौबे को, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, वो कोई भी काम बता सकते हैं और उनको वो काम करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बात की जाए, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, तो वो है मिस्टर हर्षवर्धन जी। अभी मिस्टर हर्षवर्धन जी कल की डेट में अगर उनको कोई काम देना है तो किसको देंगे, तो वो देंगे अश्विनी कुमार चौबे साहब को, क्योंकि अश्विनी कुमार चौबे साहब सीधे सीधे किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी को। तो उस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में टॉप पे कौन है, हर्षवर्धन जी, और उनके नीचे उनकी मदद करने के लिए कौन दे रखा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। ओके, तो अब आप समझ रहे हो ना फर्क, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। तो किसी एक मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया एक मेंबर को और वो कैबिनेट का मेंबर नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होगा, वो भी कैबिनेट का मेंबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस मिनिस्ट्री के अंदर उसका कोई छोटा डिपार्टमेंट दे दिया जाए। तो आप कल की डेट में निर्मला सीतारमन जी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का चार्ज किसी को दे दिया गया, तो क्या बोला जाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा। तो जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री उस पर्सन को दे दी गई, समझ गए। तो आप देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इसको बोला जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी को ये जो डोनर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका पूरा चार्ज दे के रखा है। और जितेंद्र सिंह जी आप देखिए कि उस कैपेसिटी में, मतलब उस मिनिस्ट्री की कैपेसिटी में कैबिनेट के मेंबर नहीं है। इनफैक्ट जितेंद्र सिंह कैबिनेट के मेंबर ही नहीं है। तो भैया कैबिनेट के मेंबर अलग हो गए। उसके बाद जो कैबिनेट का मेंबर नहीं है वो या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, यानी कि पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री उसके पास है, ठीक है। और अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, सिंपली मतलब कि उस मिनिस्ट्री में कोई एक दूसरा बड़ा मिनिस्टर है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री केस में मैंने आपको बताया निर्मला सीतारमन जी, और उनके नीचे उसी मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो कि हो गए अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग सिंह ठाकुर वही करेंगे जो निर्मला सीतारमन जी उनसे कहने को बोलेंगी। तो कल की डेट में निर्मला सीतारमन जी बोलती हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये चीज देख लो, तो अनुराग ठाकुर देखेंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, कौन, तीसरे नंबर पे आते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर्स को कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, ना ही किसी मिनिस्ट्री का, ना ही किसी डिपार्टमेंट का। या तो वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड होंगे या किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच्ड होंगे। और कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अगर कोई मदद चाहिए तो वो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर से लेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मदद भी हो सकती है, पॉलिटिकल मदद भी हो सकती है, कोई पार्लियामेंट्री ड्यूटी भी हो सकती है। वो मेंबर के कैबिनेट नहीं होते, ना ही कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो
चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, वो भी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करता। बट कल की डेट में अगर कैबिनेट चाहे किसी नॉन कैबिनेट मेंबर को, यानी वो अगर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बुलाना चाहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को बुलाना चाहे, या किसी डेप्यूटी मिनिस्टर को बुलाना चाहे, तो कैबिनेट बुला सकता है। कैबिनेट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। तो 3 तरीके के आपको मिनिस्टर नजर आ गया। एक और कैटेगरी है जिसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, वो सीनियर मिनिस्टर्स के साथ अटैच्ड होते हैं और उन सीनियर मिनिस्टर्स की जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज होती है उनको निभाने में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज मदद करते हैं। 1967 से लेके अब तक कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया गया है। राजीव गांधी जी के काल में थोड़े समय के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया गया था, उसके बाद नहीं किया गया। तो समझिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप नाम से समझ लीजिए, एक मिनिस्टर के पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में असिस्ट करने के लिए जो पर्सन होगा वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होगा। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट माना जाता है। तो हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट जो सरकार चाहे वो चाहे तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है, बट 1967 से लेके अब तक अपॉइंट किया नहीं गया है। अब हम दोस्तों 10 मिनट में 5 से 10 मिनट में देखते हैं रोल ऑफ द कैबिनेट, और फिर हम ये देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में फर्क क्या है। सारे पॉइंट्स मैंने कैबिनेट के रिस्पेक्ट में बता दिए, ये कैबिनेट के रिस्पेक्ट में है, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ऊपर लिख देता हूं मैं, दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी फॉर्मेशन में तो वो कैबिनेट के पास है। इट इज अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया सेंटर लेवल पे एग्जीक्यूटिव ताकत को एग्जर्ट करने की किसी के पास ताकत है तो कैबिनेट के पास है। आप समझो दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बड़ी होती है और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक छोटी बॉडी होती है कैबिनेट, जिसमें 15 से 20 मेंबर होंगे और ये 15 से 20 मेंबर लिटरली देश चला रहे होंगे। देश के जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, वो सब ये कैबिनेट लेगा। इट इज अ चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा इसके बारे में नियम कानून बनाना, नीचे के अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना, रूल्स बनाना, वो सब ये कैबिनेट ही करता है। आप देखो, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इन बॉन्डिंग इन। तो कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट जब फंक्शन करेगा तो ये किसी चीज पे डिसीजन लेगा और उस डिसीजन को ये प्रेसिडेंट को राय देगा। बट ये कैसी राय हुई, ये राय तो बाइंडिंग है ना। तो कैबिनेट अगर मान लीजिए कल की डेट में कोई एडवाइस, कोई राय देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को राय माननी ही माननी है। 44वें संशोधन 1978 ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बस इतना कर दिया कि प्रेसिडेंट को ये ताकत दे दी कि चलिए अगर आपके पास कोई एडवाइस आई है कैबिनेट की तरफ से तो आप उस एडवाइस को रिकंसीडरेशन के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो रिकंसीडर होकर एडवाइस फिर से प्रेसिडेंट के पास आ गई तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा। लेकिन इस रिकंसीडरेशन में भी बहुत ताकत है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट वापस कुछ रिकंसीडर करने के लिए भेजेगा मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है और उसकी मीडिया कवरेज होगी तगड़ी, पूरा देश उसे देख रहा होगा। फिर भाई कैबिनेट आपका चीफ क्राइसिस मैनेजर है। कल की डेट में देश में कोई क्राइसिस आ जाती है तो उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली अथॉरिटी है वो कैबिनेट होगी। इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अथॉरिटी होगी कैबिनेट होगी। तो कल की डेट में अगर चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है तो देश में इमरजेंसी लगाना है तो इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा? कैबिनेट लेगा। फिर सारे मेजर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स, तो लेजिस्लेशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी, कौन कौन से एक्ट्स बनाने, लॉज बनाने, तो भैया आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव किया गया। इस तरीके के जो नियम कानून, जो डिसीजंस लिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका डिसीजन हुआ होगा कैबिनेट में और उसके बाद ही वो डिसीजंस लिए गए होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट हायर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर खत्म हो रहा है और उसके बाद नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने, तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट को चुनने की ताकत किसके पास होती है? देखिए, अगर लोकसभा में और राज्यसभा में कोई एक ऐसी रूलिंग पार्टी है जिसके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी उसके पास बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में मेजॉरिटी है, तो वो इस डोमिनेंट पोजीशन में होता है कि प्रेसिडेंट अपने मन का बना सकता है। तो अगर जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनी कौन होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कैबिनेट ही डिसाइड करेंगे। फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट करने, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन सिस्टम के चलते
एक लिस्ट ऑफ नेम्स भेजती है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ भाई इन लिस्ट ऑफ नेम में से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हो। उन लिस्ट ऑफ नेम में से अपॉइंट करने की ताकत एग्जीक्यूटिव के पास आती है, लेकिन ताकत किसके पास है? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एग्जैक्टली डिसीजन ले कौन रहा है? कैबिनेट ले रहा है। क्योंकि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत बड़ा है, उसमें 50 60 70 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट छोटा है, 15 से 20 मेंबर। तो 15 से 20 मेंबर में जो डिसीजन लेने की ताकत होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, और उनमें प्राइम मिनिस्टर की चलती बहुत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से मेंबर्स को अपॉइंट करता है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का हाथ बंधा हुआ है, कॉलेजियन सिस्टम के चलते, वो कभी और समझाऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड को अपॉइंट करना है, हालांकि उसके हेड को अपॉइंट करने के लिए प्रॉपर कमेटी बनाई गई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये क्या चीज़ हो गई? तो भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस सेक्रेटरी, इन डिफेंस सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए ज्वाइंट डिफेंस सेक्रेटरी, एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी, उसी तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो सीनियर आईएएस होते हैं, तो आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, कल की डेट में मान लो आप आईएएस बन जाते हो, बहुत साल स्टेट में काम करते हो, स्टेट में 15-20 साल काम करने के बाद आप डेपुटेशन में नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक चले जाओगे, तो वहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच हो जाओगे। तो वहाँ पे पहले आप जॉइंट सेक्रेटरी बनोगे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे, धीरे धीरे आप हायरार्की में बढ़ोगे। हो सकता है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ। कोई 21-22 साल की उम्र पे अगर आईएएस लग गया है और उसके तगड़े पनिशमेंट्स हुए हैं, तो कॉ रिटायरमेंट तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए। तो ये सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये भी कैबिनेट करता है। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट करता है। फॉरेन अफेयर्स में डिसीजन किस तरीके से लेंगे, कौन करेगा डिसाइड? कैबिनेट करेगा। तो ये हो गया कैबिनेट का काम। अब एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में एक्चुअली में फ़र्क क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं 60 से 70 मेंबर्स, 50 से 70 मिनिस्टर्स। कैबिनेट में होते हैं 15 से 20 मिनिस्टर्स। पहली चीज़ ये लक्ष्मीकांत में भी लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है और सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, और एक होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो आप समझ सकते हो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इतनी बड़ी है, जिसमें 3 तरीके के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उसमें से एक तरीके के मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, गवर्नमेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, आप समझिए बात को। अरे भाई 60 से 70 मेंबर की बॉडी है, कहाँ तक 60 से 70 मेंबर भैया अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आके मिलेंगे और काम करेंगे? वो तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना 60 से 70 लोग एक जगह पे बैठ के बहस करेंगे, वो बन नहीं पाएगा हिसाब। लेकिन कैबिनेट में क्या है कि 15 से 20 मेंबर होते हैं, तो कैबिनेट हफ्ते में एक बार तो मिल ही लेता है। ओके, हफ्ते में एक बार मिल लेता है। गवर्नमेंट बिजनेस किस तरीके से ट्रांजैक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? तो कैबिनेट डिसाइड करता है। तो कैबिनेट बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है, माना नॉर्मल केसेस में हफ्ते में एक बार या 2 बार मिल ही लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकते। कैबिनेट का फंक्शन कलेक्टिव फंक्शन है, कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली बैठ के डिसीजन नहीं लेता। आपको मैं सिंपल बात बता दूं, कैबिनेट जो डिसीजन लेगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे बस हामी भरेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो कैबिनेट द्वारा लिए गए डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी अपनी मिनिस्ट्री में, और नहीं करेंगे तो बाहर निकलो तुम। सिंपल सा सीन है, मतलब कैबिनेट इतना स्ट्रांग है हमारे देश में। तो कुल मिला के बात ये आई कि थ्योरी में जो ताकत है, कहा जाता है कि ये ताकत कौन एग्जर्ट कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बात है वो ये है कि ताकत पूरी की पूरी किसके पास है? कैबिनेट के पास। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या होगा, किस हद तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के लिए हुए डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे, किस हद तक कैबिनेट की मीटिंग्स में इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कैबिनेट ही डिसाइड करेगा। और कैबिनेट जो कुछ भी डिसाइड करेगा वो सीधे सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताएगा कि काम करो ये, और उनको करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे इंप्लीमेंट द डिसीजंस विच आर टोल्ड टू देम बाय द कैबिनेट। ओके, अब कैबिनेट एक और काम करता है। कैबिनेट डिसीजन ले लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता दिया कि भाई ये एक काम करो। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन डिसीजन को, मतलब उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर रहा है, इसका सुपरविजन कर सकता है कैबिनेट।
तो कैबिनेट डिसीजन लेगा और बता देगा कि तुम ये काम करोगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कितनी अच्छी तरीके से काम किया, नहीं किया, कौन सा मिनिस्टर कितना एफिशिएंट है, नहीं है, ये सब चीजों को सुपरवाइज करने की ताकत कैबिनेट के पास है। अब हम बात करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है। मैं आपको बताता हूं, इस समय पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैबिनेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसका नाम लिखा है? तो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? क्या कैबिनेट का नाम लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? बस फर्क ये है कि कैबिनेट का नाम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने कम से कम अब तक कम से कम आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 से 5 बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और उसमें मैंने आपको बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेंशन करके बताया गया है। ओके, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन तरीके के मेंबर्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जब हमारा संविधान बना तब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम है हमारे संविधान में। इनफैक्ट द सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ 1952 है, उसमें भी मिनिस्टर का नाम लिया गया है, और क्या बोला गया है कि मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन है, क्योंकि जो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ 1952 है वो मिनिस्टर को क्या बोलता है, एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो इसके अंदर आपके कैबिनेट भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर भी आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कैबिनेट की, तो क्या कैबिनेट नाम आपका इनिशियल संविधान में था, ओरिजिनल टेक्स्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था। आर्टिकल 352 के अंदर 1978 में, आर्टिकल 352 के अंदर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कैबिनेट नाम के शब्द को इंसर्ट किया गया। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में 352 में आपका कैबिनेट नाम का शब्द नहीं था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इस शब्द को डाला गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई ना, तो बिना किसी के साथ डिस्कशन के उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। सोचिए, अपने मन मुताबिक इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। ये कैबिनेट मिनिस्टर अपने घर में बैठ के जब दूरदर्शन का सीधा प्रसारण देख रहे थे तब उनको पता चला कि देश में इमरजेंसी लग गई। सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर को ही नहीं पता है कि देश में इमरजेंसी लग गई है, इंदिरा गांधी ने अपने मन से इमरजेंसी लगा दी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये सेफगार्ड जोड़ा गया कि भाई देखिए, अब अगर देश में इमरजेंसी लगानी है तो कैबिनेट का रिटन अप्रूवल होना चाहिए। तो कल की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी का दिमाग घूम जाए और वो बोले कि हम देश में इमरजेंसी लगा देंगे, वो नहीं लगा सकते। पूरे कैबिनेट के रिटन सिग्नेचर्स के साथ ही देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इमरजेंसी के बाद भी उसको किस तरीके से अप्रूवल लेना है ये मैं आपको इमरजेंसी में बता चुका हूँ। ओके, तो फाइनल पॉइंट देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में। इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, भैया लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। कैबिनेट के बारे में देखा जाए, इट इन्फोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लिखा है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो लोकसभा है हमारी लोअर हाउस है, जब तक उसका कॉन्फिडेंस है तब तक सरकार बनी रहेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए डिसीजंस अच्छे लेने हैं, चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाना है, एग्जीक्यूटिव ताकत को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा को इन्फोर्स करना है, और इन्फोर्स करना है अपने काम के थ्रू। तो वो काम कौन करेगा? वो करेगा आपका कैबिनेट। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका एनालिसिस। अगली वीडियो में हम लोग रोल डिस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, कैबिनेट सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग किचन कैबिनेट के बारे में देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।